ईरान को किसी ना किसी तरीके से अमेरिका अपने बगैर काउंटर करने के लिए एमबीएस को अब यूज करे, क्योंकि एमबीएस जो है, एमबीएस ने अब एक हिसाब से जो बताते ना, जो अमेरिका की जो बेस है इस रीजन में वो एमबीएस बनेगा और अमेरिका उसी की कंधे पर बंदूक चलाएगा जो उसने ईरान पर चलानी है या नॉर्थ इराक के थ्रू चलानी है। ये सारे नए बेसिस बनेंगे और ये स्ट्रेंथन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अब अमेरिका नॉर्थ इराक के उस एरिया से जाएगा, इजराइल जाएगा, नहीं। अब एमबीएस के लॉजिस्टिक सपोर्ट को इस्तेमाल किया जाएगा उन क्वार्टर्स को मजबूत करने के, क्योंकि अमेरिका की, मैंने आपको कहा ना, मोनोपोली खत्म हो चुकी है जी। आज इस रीजन में अमेरिका की मोनोपोली है ही नहीं कहीं। आज तो चाइना का बोलबाला है, रशिया का सपोर्ट है, साथ में बाकी कंट्रीज आ रहे हैं। अमेरिका डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी सुप्रीमेसी नहीं है आज। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। बहुत सी खबरें आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे, बहुत से टेलीविज़न पे इधर उधर की बहुत सी खबरें आती हैं, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम में हम कोशिश ये करते हैं कि खबरों को ज़रा तह तक समझा जाए, कुछ जानकार लोगों से मुलाकात की जाए। और इसी सिलसिले में इस वक्त मैं सीनियर जर्नलिस्ट माजिद हैदरी से जो श्रीनगर में हैं उनसे बात कर रहा हूं। मैं अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इशू के बारे में बता दूं क्या कुछ है जिस पर हम बात कर रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां तो सिर्फ एक डिक्री आती है, एक ही कलम से, एक ही आदमी के पास से, तो इसलिए कहीं कोई पार्लियामेंट वगैरह तो है नहीं जिसमें कोई फैसला लिया जाए और लीडर चुना जाए जैसे आमतौर पर डेमोक्रेसी में होता है। वहां तो बस एक शख्स फैसला कर ले और उससे ऊपर एक हजारों किलोमीटर दूर से भी सिग्नल मिल जाए तो फिर काम वो हो जाता है जो वो चाहते हैं। एमबीएस के बारे में थोड़ी सी ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अमेरिका की नाराजगी थी, नाराजगी क्या खत्म हो गई जो बाइडन के सऊदी अरब के दौरे के बाद। इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मिडिल ईस्ट की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है, जिस तरह से एक तरह से डिमार्केशन लाइन बनी हुई है, ईरान प्लस ईरान के साथी मुल्क और दूसरे जीसीसी मुल्क जो इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं और अमेरिकन और इजरायली एलाई समझे जाते हैं। इस गहरी होती हुई खाई के वक्त पर एमबीएस के प्राइम मिनिस्टर बनने के क्या मानी है। माजिद हैदरी साहब, वेलकम है आपका। आप बताइए कि आप किस तरह से समझ रहे हैं एमबीएस का जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया ऐसे वक्त में, आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, सबसे पहले तो मीडिया स्टार वर्ल्ड का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे अक्सर वक्तन फवक्तन बुलाते रहते हैं किसी ना किसी विषय पे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं बड़े मैं इंटरेस्टिंग शौक से देखता हूं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक चीज पे आपको दुरुस्त करना चाहूंगा। आपने कहा कि उन्हें बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर, एमबीएस को। मैं भी एमबीएस ही कहता हूं, पूरा नाम नहीं उस शख्स का लेना चाहता, इसमें एमबीएस ही उसके लिए बेहतर है। देखिए, उन्हें बनाया नहीं गया, वो बने हैं। आप ये कहिए कि एमबीएस ने अपने आप को वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि सबसे पहले एमबीएस जब से भी इक्तिदार में आए हैं, उनने इतना ज्यादा, वो कहते हैं ना, रुथलेस डिस्प्ले ऑफ पावर किया है कि वो जो चीज चाहते हैं वो होती है। हाँ, अब उसकी हकीकत जो होती है, जैसे मैंने आपको कहा जी कि वो बन चुके हैं, उनने अपने आप को बनाया, वो चीज इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि एक ऑटोक्रेटिक सरकार है सऊदी अरब में, और वहां से हकीकत क्या है, हकीकत कभी पता नहीं आती। जो आपने बताया कि वो रॉयल डिक्री निकलती है, जो रॉयल वहां से वो फतवा आता है, क्या आता है, हुक्मनामा आता है, वही उसी को कबूल करना है। उसके पीछे की हकीकत क्या है वो कभी कोई जान नहीं पाता कि उसके पीछे की हकीकत, वो तार उसके कहां तक जुड़े हैं, इनका रिमोट कंट्रोल कहां से चलता है, वो कभी समझ नहीं आता। बस एक सामने एक सरकारी फरमान आ जाता है और उसी फरमान की सब लोग वहां जय जयकार करते हैं। लेकिन एक चीज मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए, जो पॉइंट हम कभी सऊदी अरब के मुतालिक डिस्कस ही नहीं करते, और आपका क्योंकि बड़ी पॉपुलर चैनल है तो इसमें बताना चाहूंगा। देखिए, दुनिया में कितने ममालिक हैं? 100 से ज्यादा ममालिक हैं। शॉर्ट में अगर हम गिने, किसी मुल्क में ऐसा नाम नहीं है जैसा सऊदी अरब का नाम है। 1932 से जो सऊदी अरब की जो किंगडम बनी है, इसका नाम सऊदी अरब। भाई, ये कहते हैं हम वहाबी सलफी इस्लाम चलाते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, जो इनका दावा है, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन कहीं अमेरिका के सामने कभी झुकते हैं, कभी यूरोप के सामने झुकते हैं, वो उनका मामला है। लेकिन सबसे पहले देखें,
ये जो अल सौद खानदान जो है, ये पहले से ही, ये जब से इनकी ये 1932 से जब से इनने किंगडम बनाई है, इनका एक वो सेल्फ सेंटर्ड मामला रहा है। ये नार्सिस्ट बताते हैं ना, किसी को नार्सिस्ट होता है कोई जी, या कोई कोई बिल्कुल जो अपने आप में ही बिल्कुल गर्क हो चुका हो, अपनी ताकत में, अपने नाम में, अपने आप में। उसकी दुनिया में जो सबसे बड़ी मिसाल है वो अल सौद खानदान है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क का नाम ही अपने खानदान पे रख दिया। भाई दुनिया में आज तक किसी मुल्क ने अपना नाम अपने खानदान के नाम पे नहीं रखा है, इनने अपना नाम ही सऊदी अरब रख दिया। भाई अगर आप अपने आप को सबसे पहले मुसलमान कहते हो, इस्लाम का कस्टोडियन कहते हो, तो फिर तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमीन है वो। खैर दुनिया तो पूरी अल्लाह ने उनके लिए बनाई थी, लेकिन वो तो बिलखसूस अरब की जो जमीन है वो तो अल्लाह बिल्कुल नबी पाक की जमीन है। तो आपने उसका नाम मोहम्मद का अरब रख देना था, मोहम्मदियन अरब रख देना था, मोहम्मदियन अरेबिया रख देना था, अल्लाह अरब रखना था। जब आप इतनी इस्लाम की बात, ईमान की बात, तौहीद की बात करते, लेकिन वहां कहीं नहीं है। वहां अल्लाह का नाम नहीं है उस कंट्री के नाम में, इस्लाम का नाम नहीं है कंट्री के नाम में, एक परिवार का नाम, जिसके ज्यादा हमारे भारत के लोग भी समझे, परिवार के नाम पे एक मुल्क का नाम रख दिया गया। तो बहुत ही ज्यादा पहले से ये खानदान सेल्फ सेंटर्ड नार्सिस्ट रहा है। यहाँ एक दिखावा ये करते हैं कि जी हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो भी वहां पे कोई हमारे पुराने, वहां पे देखें पूरी दुनिया में यहाँ पे हमारी जियारतें होती हैं, इस मुसलमानों की जियारतें हर जगह थी, जो वहां पे थी वो तो इनको जियारत का नाम, जी हम जियारत जियारत नहीं मानते, लेकिन जो नया दरवाजा बनाएंगे उसका नाम बाब शाह फैसल होगा, उसका नाम बाब सलमान होगा, सड़क का नाम ये होगा, उस सारे नार्सिस्ट एजेंडा पर ये चलेंगे। लेकिन जहां पर अपनी बात की प्रमोट करने का मामला है, वहां पर ये सिर्फ अपने आप को इतना प्रमोट करते हैं कि दुनिया में इन्हें अपने खानदान का नाम, अपने मुल्क का नाम रख दिया। तो पहली चीज तो देखिए, जो इनमें जो ये नार्सिस्ट टेंडेंसी, क्या इनकी रग रग में खुबा हुआ है नार्सिज्म इन अल सौद खानदान के, तो उसका जो बिल्कुल निचोड़ जो है ना, जो कि बिल्कुल निचोड़ जो है, वो जो हकीकत है वो अब सामने आ रही है। जो इनका वो होता था जी, हम एक वो बड़ा ही वो प्योरिटन किस्म का इस्लाम वहां पे चला रहे हैं जी, हम तो बिल्कुल वो दूध में धुला हुआ इस्लाम चलाने वाले लोग हैं, उसकी हकीकत अब सामने आ रही है। तो देखिए जनाब, इनका जो मामला है, जो एमबीएस का मामला है, एमबीएस किस चीज पर काम कर रहे हैं, इनका एक विजन है अरब 2030, सॉरी सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी के बगैर कैसे अरब का नाम ले, सऊदी अरब 2030। सऊदी अरब 2030 क्या है, जो इनकी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को अब वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी नहीं रखना चाहते, वो उससे इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑयल बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अब देखिए, असल में हमें ये भी समझना होगा कि सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो रिलीजियस टूरिज्म का, जो हमारे वहां उमरा के लिए लोग जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, अल सौद फैमिली के लिए एट द एंड ऑफ द डे वो एक रिलीजियस टूरिज्म है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि वो वीजा फ्री में देते हैं उमरा के लिए या बाकी मामलात के लिए, उसका भी वो पैसा लेते हैं, वहां इकोनॉमी का पैसा आता है, इकोनॉमी चलती है। अल्लाह ने निजाम बनाया था कि अल्लाह ने उधर एक कॉन्सेप्ट रखना था इकोनॉमी का, जो कि रिलीजियस पिलग्रिमेज के थ्रू चलता है, लेकिन हम उसे, अगर हम वर्ल्ड ट्रेंड में बात करें तो उसे रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं। तो उनके पास एक इकोनॉमी का हिस्सा वो भी था। लेकिन एमबीएस ने कहा कि अब मैं इस इकोनॉमी को फर्दर एक्सप्लोर करूंगा, कि मैं अरब को नए तरीके से प्रोजेक्ट करूंगा। वो प्रोजेक्शन क्या है, वो कहां से आती है, वो उनके उन्हीं आकाओं से आती है जो अमेरिका में है या कि यूरोप में है, कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम इसको अब थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे, हम इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे तरह तरह की, हम नई सिटीज बनाएंगे, जैसे यूनाइटेड अरब इमारात में दुबई है या कि अबू धाबी है या रसल खैमा वगैरह बाकी जगहें हैं। उसी पैटर्न पर हम अरब को बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक अरब को कंजर्वेटिव दिखाया जाता था दुनिया के सामने अल सौद फैमिली की तरफ से। इन्हें बोला वो कंजर्वेटिव अप्रोच खत्म करेंगे, हम अब एक नए डाइवर्सिफाइड ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, जहां के रिजल्ट्स हम देख रहे हैं कि सबसे पहले एमबीएस ने वहां औरतों पे एक ही मुल्क में दुनिया में ड्राइविंग की इजाजत नहीं थी, वो सऊदी अरब था, उनने वो हटा दी। सिनेमा हॉल्स खोले हैं, पब्स खोले जा रहे हैं, बार्स खोले जा रहे हैं, और वैसी वो जो कि अगर हम दीनी तरीके से बात करें, वैसी फास्ट तरीके की मॉडलिंग हो रही है इस वक्त मदीने पाक के इर्द गिर्द में भी, कि जो आज तक कभी नहीं सोची गई थी उस इलाके में, उस मुतबरक जगह में। तो वो एक नए, एक लिबरल तरीके का आउटलुक रहा है, जिससे कि बोल रहे हैं पैसा भी आएगा, टूरिज्म भी आएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट भी होगी, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अब मामला आता है कि एमबीएस को प्राइम मिनिस्टर बनाने की जल्दी क्यों थी, और एमबीएस को इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया। देखिए, उसकी दो वजूहत हैं, जो आपने थोड़ा सा दबे हुए अल्फाज में कहा। उसकी पहली वजह है अमेरिका का आशीर्वाद। अमेरिका का आशीर्वाद अचानक एमबीएस को इस वक्त इसलिए मिला है क्योंकि जब कुछ महीने पहले
जो बाइडेन सऊदी अरब गए, उधर वहां उनकी सीक्रेट ही बातचीत हुई, तो हमें तो पता नहीं हकीकत में क्या हुई। उसके बाद एमबीएस की तरफ उनने आशीर्वाद वापस शुरू कर दिया। वहां से सारी कहानी शुरू होती है कि एमबीएस जो है, एमबीएस ने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाया। अच्छा अच्छा, इसमें एक बात जो समझने की है, जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। अमेरिका ने एमबीएस को काफी हद तक जब जमाल खाशोगी का कत्ल हुआ इस्तांबुल में, हालांकि उस जमाने में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी और उसने एमबीएस के खिलाफ अमेरिका में होने वाली कैंपेन को बिल्कुल नहीं सुना, अनदेखा किया, ताल्लुकात जारी रखे। लेकिन जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये इशारा दिया कि नहीं, वो नाराज हैं, और एक लंबे अरसे तक फोन पर भी बात नहीं की और किसी भी किस्म का कोई बातचीत का कोई सिलसिला नजर नहीं आया। लेकिन अब आखिर ये क्या क्या कुछ होता है जो आपने कहा कि खामोशी से बात हुई, बंद कमरे में बात हुई, वो क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से नाराजगी खत्म हो जाती है? क्या कुछ है? अमेरिका, आमतौर पर दुनिया में समझा जाता है कि अमेरिका बहुत दौलतमंद मुल्क है, आमतौर पर यह समझा जाता है बहुत ताकतवर मुल्क है, लेकिन वो कौन सा लालच या जरूरत होती है जिसके लिए वो अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं? सऊदी अरब में क्या बिल्कुल ऐसा ही नहीं दिख रहा? जी, इसमें एक्चुअली क्या मामला है, बिल्कुल आपने ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें एक सिम्बायोटिक रिलेशन का मामला है। इसमें जो ये अभी का जो डेवलपमेंट हुई है सऊदी अरब में और अमेरिका का, जो वहां पे इस वजह ने हमेशा से इंटरवेंशन किया, वहां तो इंटरफेरेंस भी रही है, वहां उनका रिमोट कंट्रोल राज भी रहता है। लेकिन इसमें हमें एक चीज समझनी होगी कि इसमें सिम्बायोटिक रिलेशन है। इसमें अमेरिका का भी अपना मफाद था, एमबीएस का भी अपना मफाद था। अमेरिका का ये मफाद है कि अमेरिका की इस वक्त ग्लोबल सुप्रीमेसी खत्म पे आ चुकी है। बिलखसूस में जो एशियन रीजन है या जो अरब रीजन है, वहां पे इनकी सुप्रीमेसी खत्म होती जा रही है। बिल्कुल इनको कॉर्नर कर दिया गया है। दो जगहों पर अब अमेरिका टोटल है। देखिए, इसमें या तो सऊदी अरब है या कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, जहां पर कि इनका थोड़ा बहुत अभी अमेरिका का बोलबाला है या जहां इनका चलता है। बाकी आप देखें, चाइना की डोमिनेंस बढ़ गई है, रशिया की डोमिनेंस बढ़ गई है, ईरान टर्की की डोमिनेंस बढ़ गई है। एक नया जो पावर पावर स्ट्रक्चर है वो हमारा इस यूरोपियन, एशियन और अरब रीजन में आ गया है। तो अब अमेरिका सिमटता जा रहा था, और अमेरिका की जो बेइज्जती अभी पिछले एक साल भर में हुई है कि वो अफगानिस्तान की जंग हार गया तालिबान से, उसे दुम दबा के भागना पड़ा, वो तो हकीकत है। दूसरा हुआ कि जो उसका रशिया के साथ मामला था कि यूक्रेन के थ्रू वो फर्दर रशिया को क्रश करता, डिसइंटीग्रेट करता, तो पुतिन पिछले काफी महीनों से वहां जंग कर रहे हैं और अमेरिका का वहां कुछ भी नहीं चल पाया। जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, अमेरिका ने उसका काउंटर निकाल, या रशिया ने सॉरी उसका काउंटर निकाल लिया। तो अमेरिका की ग्लोबल सुप्रीमेसी खत्म हो रही है। अमेरिका को कोई अपना ट्रस्टेड एलाई इस रीजन में चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान के साथ अब उनके वैसे रिलेशन नहीं है। इंडिया के अपने स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, उनने रशिया के साथ भी ठीक रखना है, चाइना के साथ भी ठीक रखना है। जैसा हमने देखा कि जब यूक्रेन जंग शुरू हुई तो इंडिया ने भी नहीं माना, उतना ज्यादा अमेरिका था या नेटो फोर्सेस था। तो अमेरिका जो अपनी सुप्रीमेसी बेसिकली नेटो पर रखना चाहता है, उसके लिए उसको एक स्ट्रॉन्ग एलाई चाहिए था, और वो एलाई उसको उसके गुलाम जो है अल सौद फैमिली, उससे बेहतर नहीं मिल सकता था। तो अमेरिका का अपना इंटरेस्ट था हम ग्लोबल टाइज अच्छा रखें सऊदी से, क्योंकि एक बात है कि देखिए, इस्लाम का जो बेसिक जो हमारी जो होली सिटीज हैं, वो मक्का और मदीना जो है वो दोनों सऊदी अरब में है, तो वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है दुनिया पे। तो अमेरिका चाहता ही था कि सऊदी अरब के साथ उसके रिलेशंस अच्छे हों। ये मैटर नहीं करता जो बाइडेन है या डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका एज अ नेशन हमेशा काम करता है। उधर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी काम नहीं करती, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। वो हकीकी तौर जमीरी तौर सही हो या गलत हो, उनका अपना इंटरेस्ट होता है। फॉर देम नेशन फर्स्ट, वो नेशन फर्स्ट में वो गलत करें, जुर्म करें, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दे, उनके लिए वो मैटर नहीं करता, उनके लिए नेशन फर्स्ट मैटर करता है। दूसरी तरफ एमबीएस इस वक्त बहुत बड़ी तकलीफ में फंसे हुए थे। एमबीएस के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अमेरिकन कोर्ट में एमबीएस के खिलाफ जमाल खशोगी का केस चल रहा है। जब 2018 में जमाल साहब का कत्ल किया गया, शहीद किया गया उन्हें, तो उसके बाद टर्की की सरकार ने तो बाज़ाब्ता सीआईए को हैंडओवर किया, जो वो ऑडियो कन्वर्सेशन जो उनके पास आई थी वहां से। और वो ऐसा दर्दनाक कत्ल है जैसा कि आज तक कभी दुनिया में वैसा दर्दनाक कत्ल होते हुए नहीं सुना है। किसी भी जो आज तक जालिम से जालिम हुक्मरान रहे, उन्होंने भी वैसा कत्ल नहीं किया है कि
एक आदमी को पहले अंदर बुलाया गया, फिर उसका कत्ल किया गया, फिर उसके टुकड़े किए गए, फिर उसकी वो जो हड्डियां वगैरह थी वो खास एक केमिकल में मिला करके वो बिल्कुल उसको पानी बना करके वहां की ड्रेन में बहा दिया गया। मतलब जमाल खशोगी की ना कहीं लाश है, ना कहीं उसकी, वो कहते हैं ना कि वो उसके मॉर्टल रिमेन्स भी कहीं नहीं है, कहीं हड्डी भी नहीं है। वो उनने इस तरीके से मर्डर किया। और क्यों किया? दुनिया जानती है एमबीएस ने किया। भाई एमबीएस इस तरीके का एक रुथलेस आज की डेट का चिंगेज खान है, जिसने आते के साथ अपने चचेरे ममेरे फुफेरे सबों को होटल में बंद कर दिया, जिनमें वलीद बिन तलाल भी है। उसके माँ, अपनी माँ और बाप का क्या हाल है उसकी हकीकत हम नहीं जानते। क्या वो कहीं अंदर जेल में है, कहीं अंदर गन पॉइंट पे काम कर रहे हैं? क्या वैसा ही हिसाब है जैसा औरंगजेब ने शाहजहां के साथ रखा था? उसकी हकीकत हम नहीं जानते, क्योंकि सामने एक रोजी पिक्चर आती है, बड़े अच्छे जोगों में वो सामने आते हैं, वो रोजी पिक्चर आती है, वो चीज समझ नहीं आती। और अब जो जमाल खशोगी का जो मामला था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अमेरिकन कोर्ट में एमबीएस के खिलाफ जमाल खशोगी की मंगेतर ने जो केस किया हुआ है, उसमें आगे सुनवाई अब अक्टूबर में होनी है। अक्टूबर में जो सुनवाई होनी है, उसमें अमेरिका का जो कानून है, अमेरिका की अदालत के मुताबिक, क्योंकि उसे ऑलरेडी उसमें माना गया है कि ही इज कल्पेबल फॉर दैट मर्डर, इनिशियली जो बताया गया है एमबीएस के बारे में। तो अब एमबीएस को बचाने का एक तरीका था कि भाई तुम अपना ये क्या कहते हैं, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, क्योंकि वहां पर जिस कानून के तहत एमबीएस के खिलाफ केस किया गया है वो है टीवीपीए, टॉर्चर, हाँ टीवीपीए, टॉर्चर विक्टिम प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1991। उसमें किसी भी दूसरे मुल्क के शख्स के खिलाफ अमेरिका के कोर्ट में केस किया जा सकता है, जहां पे उन्होंने विक्टिम पे टॉर्चर किया हो, कोई क्राइम किया हो, उसको मारा हो, उसको अबडक्ट किया, उस पर कोई जुल्म किया, उसमें केस हो सकता है। लेकिन अब जो टीवीपीए है, टीवीपीए में थोड़ा सा वहां पे लीगल इशू है। ये जो एक्ट है 1991 का, इसको ऑलरेडी इन्वोक किया गया है गोटेमाला के डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ एक केस में। मतलब आप डिफेंस मिनिस्टर तक के मामले को अभी तक केस, और अभी तक एमबीएस जो थे सऊदी अरब में, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो जिसको हम कहते हैं ना कि कैबिनेट लेवल का कोई मिनिस्टर हो, उसके खिलाफ अमेरिकन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। लेकिन अब उसको क्या किया गया, उसको एक सबज बाग दिखाया गया कि भाई अब तो जब तुम प्राइम मिनिस्टर बन गया है, तो अब हमारी कोर्ट में एक मामला आएगा कि क्या हम इसके खिलाफ ये जो विक्टिम टॉर्चर, ये वीटीपी या टीवीपी, यानी टॉर्चर विक्टिम प्रिवेंशन एक्ट जो है, क्या वो अब आपके ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा, वो देखना होगा। तो एमबीएस ने एकदम से अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ताकि जो अक्टूबर में जो उसके खिलाफ हेयरिंग होने वाली है, जिसमें उसके खिलाफ उसको कन्विक्ट भी कर सकता है अमेरिका को कोर्ट, क्योंकि ओपन एविडेंस है, उसने बड़ा जाबराना तरीके से कत्ल किया। और यही नहीं, उसका तो जो वो टाइगर स्क्वाड है, वो तो मशहूर है कि वो कहीं पर भी असैसिनेशन के लिए चले जाते हैं, कत्ल के लिए चले जाते हैं, जहां पर के हिज हाइनेस, हिज हाइनेस वगैरह जो कुछ को कहते हैं, उसके खिलाफ कहीं बात तो नहीं हुई है। तो उस सारे को बचाने के लिए अमेरिका ने उसके साथ एक डील की और बोला भाई ठीक है, हम तुम्हें उसमें उस केस में थोड़ा स्लो चलेंगे, क्योंकि आजकल आप देखिए अमेरिकन मीडिया उस केस की बात नहीं कर रहा है, अमेरिकन सिविल सोसाइटी में ज्यादा उस केस की अब बात नहीं हो रही है। तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं उसे वो एक सबज बाग दिखा दिया कि भाई तुम अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाओ हमारे आशीर्वाद से, तो तुम्हें हम वहां उस केस से भी बचाएंगे। और आगे एक चीज होगी कि जिस दिन भी तुम अब अनाउंस करेगा कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो अगला तो जो शाह है वहां का, सऊदी अरब का, वो तुम ही है। ये बात हुई। लेकिन एमपीएस यहां पर भी एक चीज में मात खा जाएगा, क्योंकि जो एक्ट है 1991 का, इसमें एक लीगल फिर अब डिस्कशन बनेगा कि एमबीएस अगर प्राइम मिनिस्टर भी है, तो उसके खिलाफ ये केस आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाए, उसको टीवीपीए में इंप्यूनिटी कैसे मिलेगी? अगर उसने ऐसा दर्दनाक कत्ल किया तो उसको इंप्यूनिटी कैसे मिल सकती है? अगर कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं मिल सकती तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों मिले? ये एक लीगल डिस्कोर्स आगे बनेगा। लेकिन अभी तक के लिए जो खबरें बाहर भी आ रही है कि जी अब क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो अब उस पर वो एक्ट अप्लाई नहीं होगा, लीगल पार्लेंस में अप्लाई होगा। तो अब उसको एक फायदा हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन जो वो सोच रहा है कि जमाल खशोगी के केस में फायदा होगा, लीगली उसमें उसको फायदा होने वाला, मुझे उसमें हकीकत कोई नहीं लगती। ये आपने जो कानूनी पहलू बताया, ये बहुत ही अहम है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस गहराई से इंफॉर्मेशन अभी कम से कम इंडियन मीडिया में कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं जो एक बात दूसरी कह रहा था वो ये कि जमाल खाशोगी के कत्ल में एक तरह से उन्होंने अपने फायदे के लिए कंप्रोमाइज कर लिया और एमबीएस से ताल्लुकात बेहतर कर लिए। दूसरी तरफ अभी हाल ही में मई में जेनिन में वेस्ट बैंक में जो अल जजीरा की टीवी रिपोर्टर शेरी अबू अकले
उनका कत्ल हुआ, और उसके बाद भी वो इजराइल को ही हर तरह से शुरू में ऐसे इशारे दिए जैसे वो बहुत ही उसूली आगे कदम बढ़ाएंगे, लेकिन अब सारे उसूल धरे के धरे रह गए, वहां कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब पूरी तरह से वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो ये अहम बात यह है कि दुनिया के मीडिया के जरिए, जिसके जरिए दुनिया की हकीकत सामने आती है, उन लोगों को शिकार करने वाले लोगों के साथ अमेरिका खड़ा है क्या? जी देखिए, आपने कहा असूल। अमेरिका के लिए कभी भी असूल मैटर नहीं करता है, इंटरेस्ट मैटर करता है। इंटरेस्ट, उसकी सबसे रीसेंट एग्जांपल जो है वो आपका अफगानिस्तान का मामला रहा है। जिस तालिबान को अमेरिका ने कहा कि ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दाना हमला, दुनिया का सबसे बड़ा हमला करने के पीछे जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट था, वो तालिबान का था। उसके बाद अमेरिका के कितने फौजी वहां पर मारे गए, और उसके बाद अमेरिका की ही सरकार ने तालिबान का सबसे पहले ऑफिस खुलवाया मिडिल ईस्ट में। उसके बाद उनसे मुज़ाकरात शुरू किए, और 2-2.5 साल जो मुज़ाकरात चलते रहे, उसके बाद एक उनने पीस ट्रीटी की और वहां से निकल गए। तो देखें, जो अमेरिका का असूल का मामला है, असूल तो वहां है नहीं। फिर आप देख लें अमेरिका का असूल क्या है कि उन्होंने जब इराक पे हमला किया, कहा जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो वजह थी अमेरिका का इराक पे उस टाइम इन्वेजन करने की, बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उस वजह से आप हमला कर रहे हैं। उसके बाद वो आपको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी मिला नहीं, एक उसका कोई चुटकी भी नहीं मिली, और आपने सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। उसके बाद आप कभी भी हमारा जो अरब अरब रीजन है, अरब रीजन में आपने जहां जहां पांव रखा वहां पे आपने तबाही मचा दी। अमेरिका का ये असूल है कि उनने एक टाइम पर रशिया के खिलाफ अरब रीजन को या पाकिस्तान रीजन को या अफगान रीजन को स्पॉन्सर किया, और तब उन्हें मुजाहिदीन कहा। फिर उसके बाद वही मुजाहिदीन टेररिस्ट बन गए। तो उनका तो असूल नाम की तो चीज अमेरिका में कभी रही नहीं है ना। असूल उनका ये भी नहीं है कि वो चाइना के साथ कब कैसे बात करें, उनका किसी मामले पे कभी कोई असूल। तो देखें, इसमें सबसे खास जो अमेरिका का पाकिस्तान के साथ रिश्ता रहा है, भाई अमेरिका का पाकिस्तान के साथ ऐसा रिश्ता था कि पाकिस्तान उसे कह रहा था कि हम अफगानिस्तान में आपका तालिबान के खिलाफ जो भी हम आपको स्पेस दे रहे हैं, हम आपके लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम आपको हमले में मदद कर रहे हैं, हम आपके अलाय हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये पाकिस्तान का कहना था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, अलकायदा का वो इंसान जो कि 9/11 के पीछे था, उसामा बिन लादेन, जो उसका मास्टरमाइंड था, जिसने अमेरिका में तबाही मचवाई, वो उसामा बिन लादेन कहां से पकड़ा गया जी, कहां पे मारा गया, कहां हमला हुआ, एबटाबाद पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान अमेरिका को झूठ बोला था, भाई अफगानिस्तान पे हमला कर देता कि भाई तुमने हमें अफगानिस्तान में फंसाए रखा और वो आदमी तो तुम्हारे पास था, तो भाई तुम्हारे पर भी हमला। लेकिन अमेरिका को क्योंकि पता था भाई हमारे पास कोई मॉरल्स नहीं है, हमारे कोई असूल नहीं है, हमारे इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान हमें जैसे तैसे दुश्मन है, कुछ ही हमें तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में इसके थ्रू में फायदा हो रहा है। तो अमेरिका ने वो बात भी इंक्लूड कर दी जहां पर के उनके लोगों की जान, उनकी प्रॉपर्टी, सब कुछ जहां पर स्टेक पर थी। तो अमेरिका को ये कहना कि उनके कोई असूल है, अमेरिका का कभी कोई असूल नहीं। वरना इतने साल का जो इन्वेजन रहा अफगानिस्तान पे, उसको आप किस चीज से आप उसको ये करते हैं? सदाम हुसैन की फांसी को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? असूल नाम की कोई चीज नहीं, आप उसे असूल से ना देखें, इंटरेस्ट से देखें। इस वक्त अमेरिका का जो मेन इंटरेस्ट है, जो उसकी सुप्रीमेसी खत्म हो रही है दुनिया भर पे, वो किसी ना किसी तरीके से सऊदी अरब के थ्रू बहाल रखने के लिए उसने ये सारा काम किया। तो जी ये काज़मी अभी साहब। अभी अभी जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जिसमें ईरान में हंगामा है, एक खातून की बहुत ही दर्दनाक मौत है, उसे कोई भी ठीक नहीं कह सकता। लेकिन उसके बाद जो वहाँ हंगामे हुए, ईरान ने इराकी कुर्दिस्तान में 5 दिन के अंदर 3 बार बड़े हमले किए, ये कहते हुए कि हम अपने दुश्मन को वहां नहीं छोड़ेंगे। और उसमें अमेरिकन के भी किसी के मरने का कंफर्म हुआ है, अमेरिका ने कंफर्म किया है। तो वहां जो साजिशी अड्डा एक तरह से बना हुआ है, नॉर्थ इराक यानी कुर्दिस्तान, तो अब आपको आगे क्या लगता है? क्योंकि ईरान ने तो मजबूती से कहा कि हमारा दुश्मन जहां भी होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब अमेरिका क्या इराकी कुर्दिस्तान में भी अपना बिस्तर गोल करके भागेगा? क्या होगा? क्योंकि वहां के बारे में इजराइल की और अमेरिका की दोनों की प्रेजेंस बताई जाती है और उसे साजिशों का अड्डा कहा जाता है। इस हालत में क्या क्या कुछ आगे क्या कर सकता है अमेरिका? काज़मी साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोबारा से। देखिए, इसमें एक मामला है कि अमेरिका ने अभी भी एमबीएस को हूती रेबल्स के खिलाफ यमन में इस्तेमाल किया है।
अमेरिका एमबीएस को बाकी मामला में भी ऐसे ही करा, और अमेरिका का मामला जो ईरान के साथ बनता है, देखिए एंड में क्या हो जाता है, ये सारा जो हमारा जो इस रीजन की जो टक्कर आ जाती है ना, जो फेस टू फेस टक्कर आती है, वो हमेशा फिर ईरान की इजराइल के साथ या ईरान की अमेरिका के साथ आती है। और ईरान जो है, ईरान इस वक्त अकेला नहीं है कि ईरान पे अमेरिका कुछ प्रेशर करे। ईरान के इस वक्त बहुत अच्छे टाइज हैं चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी, और टर्की कहीं ना कहीं से लॉजिस्टिक सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट होता है या कल को वॉरफेयर सपोर्ट है, वो इसको काफी सारे ममालिक से मिल सकता है। तो ईरान को किसी ना किसी तरीके से अमेरिका अपने बगैर काउंटर करने के लिए एमबीएस को अब यूज करे, क्योंकि एमबीएस जो है, एमबीएस ने अब एक हिसाब से जो बताते ना, जो अमेरिका की जो बेस है इस रीजन में, वो एमबीएस बनेगा, और अमेरिका उसी की कंधे पर बंदूक चलाएगा जो उसने ईरान पर चलानी है या नॉर्थ इराक के थ्रू चलानी है। ये सारे नए बेसिस बनेंगे और ये स्ट्रेंथन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अब अमेरिका नॉर्थ इराक के उस एरिया से जाएगा या इजराइल जाएगा, नहीं। अब एमबीएस के लॉजिस्टिक सपोर्ट को इस्तेमाल किया जाएगा उन क्वार्टर्स को मजबूत करने के, क्योंकि अमेरिका की, मैंने आपको कहा ना, मोनोपोली खत्म हो चुकी है जी। आज इस रीजन में अमेरिका की मोनोपोली है ही नहीं कहीं। आज तो चाइना का बोलबाला है, रशिया का सपोर्ट है, साथ में बाकी कंट्रीज आ रहे हैं। अमेरिका डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी सुप्रीमेसी नहीं है आज। तो वो सुप्रीमेसी बहाल रखने के लिए और ईरान को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए अमेरिका अब एमबीएस का इस्तेमाल करेगा। जैसे आपने ईरान की अभी हाल ही की हिजाब का मामले का कहा, देखें एक खातून का कत्ल हुआ, बहुत ही दर्दनाक बात है, लेकिन आपने देखा होगा 79 से अभी तक जब भी कहीं कभी ईरान में किसी भी तरीके का ये मामला रहा है कि कोई वहां पे वॉइस ऑफ डिसेंट आती है उनके वहां के इस्लामिक कानून के खिलाफ, तो उसके पीछे हमेशा अमेरिका का हाथ रहा है या सऊदी का हाथ रहा है, ये तो ओपन सीक्रेट है। और सऊदी का तो इतना ज्यादा हाथ रहता है ईरान के खिलाफ कि आप देखिए, अगर हमारे मुल्क में भी जो फिर वहाबिज्म का एक मैं बताऊंगा बर्थ हुआ, वो 79 के बाद हुआ। सल्फी जो यहाँ पे आइडियोलॉजी जो फैली, यहाँ पे जो प्रोपोगेट हुई बहुत ज्यादा, वो 79 के बाद हुई। क्यों हुई, कैसे हुई हमारे मुल्क में, ये कभी कोई बात नहीं करता। भाई ये इसलिए हुई क्योंकि 79 का जो आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का जो रेवोल्यूशन था, वो पूरी दुनिया में फैल रहा था। तो सऊदी ने सोचा, अल सऊद ने सोचा उसको, भाई हमारा इस वक्त जो हमारे वर्ल्ड पर या मुस्लिम आइडियोलॉजी पर, वो कहीं ना कहीं आयतुल्लाह खुमैनी से अब ऐसा हो जाएगा कि भाई हम तो मिट जाएंगे इस मामले में से। तो उनने क्या किया, उनने पैसे के बलबूते पर, उनने अपने ग्लोबल टाइज के बलबूते पर, अपने रिसोर्सेज के बलबूते पर सल्फी इसको आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। और वही सल्फी आइडियोलॉजी हमारे मुल्क में भी आई। पड़ोसी 9 से पहले कितना इन्फ्लुएंस था सल्फी या वहाबीज्म का, यहाँ पर नहीं था, क्योंकि उसके बाद पैसा आया, फंडिंग आई और उनको रिसोर्सेज मिले, उनको पैटर्नाइज किया गया, वो सारा सऊदी ने किया। तो सऊदी का हमेशा ये रहा है कि अगर उसने इस्लाम के मामले में, देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, लोग बता रहे होंगे किस, ये मसलक की बात तो नहीं है, मैं किसी मसलक में नहीं आता, ना मैं मसलकों को बिलीव करता हूं उस मामले में। मैं सिंपल भाई इस्लाम की बात कर रहे हैं तो हमने इस्लामिक ममालिक की बात कर रहे हैं, मैं उस पर एक डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, मैं कहीं बायस नहीं कर रहा कि मैं ईरान की तारीफ कर रहा हूँ और सऊदी के खिलाफ, ऐसी बात नहीं, मैं आपको हकाइक बता रहा हूँ। तो सऊदी अरब का हमेशा रहा है कि ग्लोबल लेवल पे उसने क्या करना है, ग्लोबल लेवल पे सऊदी अरब ने ईरान की आइडियोलॉजी को, ईरान के स्टैंडर्ड को क्रश करना है, और उसको क्रश करने में अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, इसराइल के भी इंटरेस्ट है, और वही इंटरेस्ट चलेंगे। एक मिसाल यहाँ पे एक और देना चाहूंगा, देखिए हमारे हरम का एरिया है, जहाँ पे मक्का में खाने काबा के इर्द गिर्द हरम का एक एरिया है, जहां पर के नॉन मुस्लिम्स को आने की इजाजत नहीं है। हमारा ईमान है, अकीदा है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्शन है कि नहीं आ सकते। फिर आप सीज ऑफ मक्का किताब पढ़ लीजिए, जब 1979 में जब वहां पर मामला हुआ था, क्या कहते जी, मक्का में जब वो इसने जयमन अल अतैबी ने उस टाइम वहां पे ये कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था, तो वहां पे कौन सी फोर्सेस गई थी अंदर? सीज ऑफ मक्का में ऑथर लिखता है, रशियन ऑथर है, वो लिखते हैं उसमें कि भाई उस टाइम पे क्या हुआ कि पाकिस्तान की फोर्सेस बुलाई गई, पाकिस्तान आर्मी बुलाई गई, लेकिन अंदर पाकिस्तान आर्मी नहीं गई, पाकिस्तान आर्मी एयरपोर्ट पर ही रही। वहां पर उस टाइम पर फ्रेंच आर्मी गई। तो कहां से मामला आता है भाई, इनके अल सौद के जब इंटरेस्ट आते हैं ना, वहां पे दीन का मामला नहीं आता है। उनका एक अलग स्ट्रेटेजी है, वो वेस्ट को इम्प्रेस करना चाहते हैं। वेस्ट के साथ उनके ऐसे अब टाइज हो चुके हैं कि सऊदी अरब टोटली डिपेंडेंट है वेस्ट पे। वेस्ट रहे या ना रहे, लेकिन सऊदी अरब 100% प्योरली श्योरली वेस्ट पर डिपेंडेंट है, और उस वेस्ट में सबसे बड़ा जो हाथ है अमेरिका का है, उसके बाद यूरोपियन रीजन का आता है। तो सऊदी अरब की एग्जिस्टेंस जो है वो सिम्बायोटिक बन गई है विद द वेस्ट, दे कांट लिव विदाउट इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए वक्त निकाला।
ये बहुत ही अहम बात है कि खादिमुल हरमैन का दावा करने वाले लोग असल में जब उनकी अपनी हुकूमत के खिलाफ कुछ माहौल बनता है तो वो मक्का में हरम तक भी गैर मुस्लिम फौजों को भेजने में पीछे नहीं हटते, और किस तरह से वो अमेरिकन और इजरायली प्लान को, प्रोजेक्ट को इस पूरे इलाके में बढ़ा रहे हैं। आपने बताया कि ये नॉर्थ इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिका और इजराइल कमज़ोर नहीं होगा, बल्कि MBS को इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान के खिलाफ जो सरगर्मियां वहाँ से होती हैं उनको भी मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा जो ख़ास बात अहम जो आपने बताई वो ये कि अमेरिका में कानूनी तौर पर MBS फंसने वाले थे, कानूनी कार्रवाई होने वाली है। जमाल खाशोगी के कत्ल के सिलसिले में उन्हें बचाने के लिए या उन्होंने खुद बचने के लिए अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये बहुत ही अहम बात, कानूनी पहलू जो आपने रखा वो बहुत ही अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।